बाइंडिंग एनर्जी मतलब आपने न्यूक्लियॉन्स का मास निकाला जब वो इंडिविजुअल थे, अलग अलग थे, नॉन इंटरेक्टिंग डिस्टेंस पर थे। फिर आपने मास फाइंड किया उस न्यूक्लियस का जिस न्यूक्लियस का फॉर्मेशन किया न्यूक्लियॉन्स ने मिलकर, और पता ये लगा कि न्यूक्लियॉन्स जब अलग अलग थे तो इनके मास ज्यादा थे, जब न्यूक्लियॉन्स इकट्ठे कंबाइंड हो गए तो मास कम हो गए, और जो मास डिक्रीज हुआ ये मास कन्वर्ट हो गया एनर्जी में। यही एनर्जी बाहर निकल गई, और किसी न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए आपको वापस ये एनर्जी न्यूक्लियस को देनी पड़ेगी। यही बाइंडिंग एनर्जी है। और इस तरह से पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं, 102 हैं, 105 जितने भी हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कैलकुलेट की गई। बाइंडिंग एनर्जी, टोटल बाइंडिंग एनर्जी को आप नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से डिवाइड कर दें तो ना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, और सब बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कर ली गई। एक एटम, एक न्यूक्लियस ऐसा है जिसकी बाइंडिंग एनर्जी बिल्कुल जीरो है। कौन सा होगा ये जिसकी बाइंडिंग एनर्जी जीरो है ही नहीं बाइंडिंग एनर्जी? कौन सा न्यूक्लियस है? हाइड्रोजन, क्योंकि वहां सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब होते तभी तो उन्हें अलग करने के लिए आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ती। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 1H1 जीरो है। फिर इससे ऊपर का जो न्यूक्लियस है, इससे ऊपर इससे ज्यादा मास वाला न्यूक्लियस है 1H2, ड्यूटीरियम आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। अब क्योंकि इसमें एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है, दोनों को अलग करने के लिए आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी है। इस तरह से हर एलिमेंट की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कैलकुलेट की गई, और इन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के बेस पर एक ग्राफ ड्रॉ किया गया। ग्राफ इंपॉर्टेंट है। ग्राफ भी बना बनाया आ जाता है एग्जाम में, पर फिर क्वेश्चन और ग्राफ बनाने के लिए भी आता है। ग्राफ बनाने के लिए भी आता है, और ग्राफ बना बनाया आता है, उसके ऊपर क्वेश्चन भी आ जाता है। इस ग्राफ का नाम है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कर्व। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कर्व। एक्स एक्सिस पर लेंगे हम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, एक्स एक्सिस पर लेंगे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। थोड़ा सा टिपिकल कर्व है ये, टिपिकल ग्राफ है ये। एक्स एक्सिस पर लेना है हमें मास नंबर। ये मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ की, और इस पर मास नंबर लेना है। शायद ये मेरी एक्सिस कम पड़ जाएगी लेंथ में, तो मैं इसे पूरे पेज पे बना लूं। यहां ये वाई एक्सिस ले रहा हूं, वाई एक्सिस पर लेनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, और एक्स एक्सिस पर लेना है मास नंबर। एक एक सेंटीमीटर का गैप। आप भी चाहें तो इसे पूरे पेज पर ही ड्रॉ करें। जीरो, मास नंबर 5, 5 5 के गैप से लेकर चलते हैं।
85, 90 और 90 के बाद ऐसा सा एक निशान बनाकर सीधे सीधे हम लिख लेंगे 250। अभी क्या लिखना अभी बाद में डिसाइड होगा। 90 तक बना लिया, एक एक सेंटीमीटर का गैप लिया, 5, 10, 15, 20, 25 और ये कहाँ तक, 90 तक बनाया सीधा। वाई एक्सिस पर लेना है हमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो वाई एक्सिस पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लेने के लिए यहां हमें 10 तक लेना है, 10। तो 10 सेंटीमीटर ना लेकर के मैं 1 सेंटीमीटर ना लेकर के इसका गैप ले रहा हूं 1.5 सेंटीमीटर, थोड़ा खुला हुआ ग्राफ बन जाएगा। यहां वाई एक्सिस पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और किस में है ये, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और एक्स एक्सिस पर क्या लिया है, एक्स एक्सिस पर लिया है मास नंबर। सबसे कम बाइंडिंग एनर्जी जी, वाई एक्सिस पर भी मार्क कर देते हैं। 1.5 सेंटीमीटर को मैंने लिया है 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1, 2, 3, 10 तक ले लिया। 10 तक हालांकि पहुंचता नहीं है। सबसे कम बाइंडिंग एनर्जी किसकी, सबसे कम बाइंडिंग एनर्जी है हाइड्रोजन के ड्यूटेरियम आइसोटोप की। कितनी है, 1.1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। हालांकि न्यूक्लियन इसमें सिर्फ 2 है, तो कहां बनेगा उसका डॉट, 1.1 यहां आएगा। और मास नंबर कितना है इसका, 2। ड्यूटेरियम का मास नंबर 2। ये 0 लिया मैंने, यहाँ 5 लिया, इसके बीच में आधा हो गया 2.5, आधे से थोड़ा सा पहले। यहां ये पॉइंट बना आपका पहला पॉइंट, सबसे कम बाइंडिंग एनर्जी वाला न्यूक्लियस कौन, 1H2 ड्यूटेरियम, 1H2 ड्यूटेरियम। मैं यहाँ 1H2 नहीं लिख रहा, थोड़ा सा कंजेशन हो जाता है। इस पॉइंट को नाम दे रहे हैं, इस पॉइंट को नाम दे दिया ए। ए क्या है, जरा सा यहाँ मुझे ग्राफ के बीच में काफी स्पेस मिल जाता है, यहां मैं लिख लेता हूं। ए आपका क्या है, ए है आपका 1H2 ड्यूटेरियम। और बाइंडिंग एनर्जी इसकी कितनी है, बाइंडिंग एनर्जी है 1.1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नहीं लिखा, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑलरेडी हमने मेंशन कर दिया है, ठीक है। इसके बाद किसकी है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इससे ऊपर फिर है कौन सा एटम आता है, हीलियम। हालांकि इससे ऊपर ट्राइटियम भी है, लेकिन फिलहाल हम कुछ ही एटम्स को लेकर के चल रहे हैं, हीलियम। और हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी एकदम से हो जाती है 7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और मास नंबर कितना है हीलियम का, मास नंबर है 4। तो मुझे 5 से थोड़ा सा पहले लेना होगा पॉइंट, ये 5 से थोड़ा सा पहले लेना होगा। और कहां लेना होगा, 7 के अपोजिट। ये पॉइंट आ गया आपका बी पॉइंट। कौन सा पॉइंट हुआ ये, बी पॉइंट। और ये बी किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, बी आपका रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, 2He4, जिसकी की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है 7.0 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। इसके बाद कुछ ही एटम्स को बना रहे हैं हम, सारे एटम्स नहीं बना रहे। अभी पता लग जाएगा ग्राफ के बाद में कि क्यों हम सारे एटम्स को नहीं बना रहे। इसके बाद कार्बन, कार्बन की बाइंडिंग एनर्जी, सॉरी लिथियम, लिथियम जिसकी बाइंडिंग एनर्जी है 5.6 और मास नंबर है 7। 5 और 10, 10 के बीच में 7.5,
7.5 से थोड़ा सा पहले 7। कौन? लिथियम। 3Li7। लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर है 3, मास नंबर है 7। करेक्ट। तो मुझे यहां 7 के ऊपर बनाना है। यहां बीचों बीच 7.5 है, मुझे इसके 7 के ऊपर बनाना है। और इसकी बाइंडिंग एनर्जी है 5.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 5.6 कहां बनेगा? 5 और 6 के ठीक बीच में 5.5, 5.5 से जरा सा ऊपर। तो ये आपका यहां बनेगा, यहां बनेगा ये। इस पॉइंट को लिख रहे हैं सी। सी पॉइंट किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? सी पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है 3Li7, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी है 5.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। ठीक है। एक्चुअली जो पीक पर आ रहे हैं उन न्यूक्लियस का हम ड्रॉ कर रहे हैं। अगला न्यूक्लियस लिथियम के बाद अगला न्यूक्लियस पीक पर आने वाला है कार्बन 6C12, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी है 7.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मास नंबर है 12। अब मास नंबर है 12, ये 10 और 15 के बीच में 12.5, यानी आधे से थोड़ा पीछे मुझे यहां बनाना है, यहां इस लाइन पर बनाना है। और बाइंडिंग एनर्जी कार्बन की है 7.8। 7.8 कहां बनेगा? देखिए ये आपका 0.7 है, 7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 7.8 आपका बनेगा 8 मिलियन वोल्ट से थोड़ा सा नीचे। ये पॉइंट आपका बन गया। इस पॉइंट को नाम दे रहे हैं हम क्या? डी। और डी पॉइंट किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? डी पॉइंट आपका रिप्रेजेंट करता है किसे? 6C12, जिसकी की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी है? 7.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। एक काम करते हैं, इन पॉइंट्स को मिलाते हुए चलते हैं, इन पॉइंट्स को मिलाते हुए चलते हैं ताकि कोई आगे कंफ्यूजन ना हो ग्राफ बनाने के लिए। ये ए पॉइंट से सीधे बाइंडिंग एनर्जी बढ़ी बी पॉइंट तक 7.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, फिर बाइंडिंग एनर्जी घटी, फिर बाइंडिंग एनर्जी बढ़ी। करेक्ट। अब इसके बाद अगला पीक पड़ता है आपका कार्बन के बाद पड़ रहा है नाइट्रोजन 7 एंड 14, जिसकी 7.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 7.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 14, 14 कहाँ जाएगा आपका? एक्स एक्सिस पर यहाँ 15 है, तो 15 से थोड़ा सा पहले 14 कहाँ जाएगा? यहाँ कहीं बनेगा। और बाइंडिंग एनर्जी है इसकी 7.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 7.5 का बनने वाला है 7 और 8 के ठीक बीचों बीच, 7 और 8 के ठीक बीचों बीच यहां बनेगा आपका नेक्स्ट पॉइंट ये। और इस पॉइंट को आपने लिखा क्या? पॉइंट, पॉइंट को लिखा ई। और ई किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ई रिप्रेजेंट कर रहा है 7 and 14, जिसकी की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है? 7.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। इसे भी ज्वाइन कर देते हैं डी से लेकर ई तक। इसके बाद नाइट्रोजन के बाद पड़ता है आपका ऑक्सीजन 8O16, 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 16 कहां बनेगा आपका? 15 से थोड़ा सा आगे, एक्स एक्सिस पर 15 से थोड़ा सा आगे लेना मुझे। तो यहां बना आपका ये 15 आ रहा है, 15 ये गया, ये गया, और यहां बनेगा आपका ये 16, एग्जैक्टली 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन है। तो 8 के सामने, और ये आपका बना यहां पॉइंट एफ। एफ पॉइंट किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? एफ पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है
8O16 ऑक्सीजन का आइसोटोप, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी है एग्जैक्टली 8.0 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन। इसे भी ज्वाइन कर दें। अगला पीक पड़ने वाला है फ्लोरीन 9F18। 18 का मतलब कहाँ, एक्स एक्सिस पर मुझे कहाँ लेना होगा, ये 15 और 20 के बीच में 17.5, इससे थोड़ा सा मुझे आगे लेना होगा यहाँ, तो 18 के ऊपर लेना है। और फ्लोरीन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बन रही है 7.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 7.8 कहाँ बनेगा देखो, 8 से फिर थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे हम यहाँ, ये पॉइंट आया, पॉइंट है ये जी। और जी किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, जी रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, फ्लोरीन को। 9F18, और इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बनती है 7.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन। इसे भी ज्वाइन कर देते हैं। अगला पीक आपका पड़ता है आयरन। आयरन अगला पीक पड़ता है 56 पर। तो मुझे वाई एक्सिस पर कहाँ लेना है ये, 55 से आगे 56 पर लेना है मुझे यहां। और इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सबसे ज्यादा है पूरे पीरियोडिक टेबल में, कितनी है 8.8, यानी 9 से थोड़ा सा नीचे लेना मुझे, ये 9 है, 9 से थोड़ा सा नीचे लेना यहां 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 56 पर। ये आया पॉइंट आपका कौन सा, एच। इस पॉइंट को मैंने एच लिखा। एच किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, एच रिप्रेजेंट कर रहा है Fe2356, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या 26, ओके। एक्चुअली हमने यहाँ ग्राफ पर एक्स एक्सिस पर लिया हुआ है मास नंबर, तो हमें एटॉमिक नंबर से कोई यहाँ ज्यादा कंसर्न है नहीं, 56 मास नंबर से हम बना रहे हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन को मास नंबर से मतलब है, ठीक है। अब इसके बाद बीच में जो ग्राफ, बीच में जो है जी, जी पॉइंट किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्लोरीन 18, और एच किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, आयरन 56। लेकिन जी और एच के बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन स्मूथली बढ़ते बढ़ते एच तक मैक्सिमम पहुंच जाती है, स्मूथली बढ़ती है। मतलब आयर फ्लोरीन और आयरन के बीच में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब कहाँ आएंगे, इसी लाइन पर आएंगे। स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व है, स्मूथ कर्व है ये, करेक्ट। इसके बाद हम फिर बिल्कुल दूर वाला एटम बनाते हैं, यूरेनियम 92 235। यूरेनियम 92 235। अब 235 में तो हमारे इस पे ग्राफ पे कहीं आ ही नहीं रहा, 235 देखना 90 पे खत्म हो गया। तो ऐसे दो निशान लगा करके हम यहाँ लिख लेते हैं, इसको लिख लेता हूं मैं 230, इसे लिख लेता हूं 235, और इसे 240। इस निशान का मीनिंग होता है कि यहां हमने ग्राफ डिसकंटिन्यू कर दिया। अब यूरेनियम 235 यहां मुझे 35 से ऊपर ले जाना है, इसको यहां ले जाना है 35 से ऊपर, और इसकी बाइंडिंग एनर्जी है 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहां 7 और 8 के लगभग बीच में पड़ेगी, यहां जाकर के, यही मेरा पेन रुका हुआ है, ये आपका बन जाएगा यूरेनियम 92 235।
तो 235 यहां बन रहा है, ये रहा डॉट। ये हो गया पॉइंट आई। आई किसे रिप्रेजेंट करता है? आई रिप्रेजेंट करता है यूरेनियम 92 235, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी है 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन। और आयरन और यूरेनियम के बीच जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो सब के सब इनकी बाइंडिंग एनर्जी स्मूथली घटती चली जाती है। कहां तक घटती चली जाती है? इस यूरेनियम तक, यहां तक घटती चली जाती है। ठीक है, पूरा ग्राफ अब एक साथ देखने की कोशिश करो। पूरा ग्राफ, ये पूरा ग्राफ बनकर के तैयार हुआ आपका। इस ग्राफ का पीक पड़ रहा है, कहां पड़ रहा है इस ग्राफ का पीक? थोड़ा सा मुझसे अभी मिस्टेक हो गई, ये पीक पड़ रहा है कहां? आयरन पर। ठीक है, आप चाहें तो यहां भी मार्क कर सकते हैं। ये ए पॉइंट आपका कौन सा है? ए पॉइंट ना लिख करके इसे क्या लिख दें आप? 1H2, और इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है? 1.1। बी, बी क्या है आपका? 2He4। तो बी पर आप बी ना लिख करके क्या लिख दें? बुक्स में ज्यादातर यही लिखा हुआ है 2He4, जबकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है? 7.0। सी पॉइंट क्या है आपका? 3Li7, बाइंडिंग एनर्जी कितनी है? 5.6 मिलियन टन वोल्ट। डी पॉइंट है आपका ये 6C12, बाइंडिंग एनर्जी कितनी है? बाइंडिंग एनर्जी है 7.8। ई पॉइंट है आपका नाइट्रोजन 7N14, बाइंडिंग एनर्जी कितनी है? बाइंडिंग एनर्जी है 7.5। एफ पॉइंट आपका ऑक्सीजन है 8O16, बाइंडिंग एनर्जी कितनी है? 8.0। जी पॉइंट आपका क्या है? जी पॉइंट है आपका फ्लोरीन 9F18, बाइंडिंग एनर्जी कितनी है? 7.8। और एच पॉइंट क्या है आपका? एच पॉइंट वही आयरन, कितना है? 26 और 56, बाइंडिंग एनर्जी 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये आपका क्या बन गया? यूरेनियम 92 235, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका पूरा का पूरा ग्राफ तैयार हुआ। ये तो बिल्कुल एक्यूरेट ग्राफ है जो आपने एक्यूरेट बनाया। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, फॉर लाइटर न्यूक्लियाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज स्मॉल which increases with the mass number up to 26 Fe56. Next point number 2, there are sharp peaks corresponding to 2He4, 6C12 and 8O16। ये जो पीक आ रहा है, ये पीक रिप्रेजेंट करता है कि ये कार्बन, नाइट्रोजन या इसके बीच आने वाले दूसरे एलिमेंट से ज्यादा स्टेबल है। पीक पर आने वाले एलिमेंट अपने नेबरिंग एलिमेंट से ज्यादा स्टेबल है। स्टेबल क्यों है? कोई बता सकता है इस बात को कि बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होने पर स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों है? पहली बात याद रखिए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमेशा निगेटिव में होती, निगेटिव में है ये एनर्जी। और जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी, उतनी ही ज्यादा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी बाहर से न्यूक्लियस को अलग अलग करने के लिए। तो जब ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो क्या मुश्किल है उन्हें तोड़ना। जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी, उतना ही मुश्किल है न्यूक्लियस को तोड़ना, यानी उतना ही ज्यादा स्टेबल है न्यूक्लियस। सबसे ज्यादा कौन सा न्यूक्लियस स्टेबल होगा पूरी पीरियोडिक टेबल का? आयरन, क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम है। तो जो पीक पर आने वाले एलिमेंट्स हैं,
ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये अपने आसपास के एलिमेंट से ज्यादा स्टेबल है। ओके, क्या लिखा? देयर आर शार्प पीक कॉरस्पॉन्डिंग टू 2He4, 6C12 एंड 8O16, representing that these elements are more stable as compared to neighboring elements. हमारी अर्थ पर सबसे ज्यादा मिलने वाला एलिमेंट कौन सा है? सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा है अर्थ पर? पीरियोडिक टेबल में 100 से ज्यादा एलिमेंट है, सारे एलिमेंट अर्थ पर हैं, कुछ आर्टिफिशियल को छोड़कर। सब बराबर नहीं है, कोई ज्यादा कोई कम है। तो सबसे ज्यादा कौन एलिमेंट? सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, क्योंकि ढेर सारी नाइट्रोजन है, 80% नाइट्रोजन है एयर में। अर्थ पर मिलने वाला सबसे ज्यादा अमाउंट वाला एलिमेंट है आयरन। अर्थ की जो कोर है, सेंट्रल पार्ट है, ठोस आयरन का बना हुआ है बिल्कुल। क्रस्ट पे कम है, क्रस्ट पे कम है हमारे, लेकिन अंदर तो सारा लोहे लोहे भरा हुआ है अर्थ पे। तो अर्थ क्रस्ट, अर्थ पर सबसे ज्यादा मिलने वाला एलिमेंट है आयरन। क्यों मिल रहा है सबसे ज्यादा? क्योंकि आयरन की बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा है। एक बार नेचर में आयरन बन गया किसी भी तरह से, तो अब ये टूटेगा ही नहीं, इसका न्यूक्लियस टूटेगा ही नहीं। इतनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी है, इसे तोड़ पाना नामुमकिन है किसी के लिए भी। तो एक बार बन गया सो बन गया, हमेशा बना रहेगा। बाकी दूसरे एलिमेंट कन्वर्ट होते रहते हैं एक दूसरे में, नेचुरल फिनोमिनन है। कुछ बहुत तेजी से कन्वर्ट होते हैं, कुछ धीरे धीरे कन्वर्ट होते हैं। लेकिन आयरन अगर बन गया तो बस बन गया है, अब ये नहीं टूटने वाला, अब ये किसी और में कन्वर्ट नहीं होने वाला। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। द मोस्ट abundant एलिमेंट on earth is iron, since its binding energies per nucleon is extremely large. Once formed in nature, once formed in nature, it do not disintegrate into other element. Next point, beyond iron, binding energy per nucleon decreases. That's why heavy nuclei are unstable.